एक घायल फौजी कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इस वेब सीरीज में बखूबी दिखाया गया है। ये सीरीज नहीं बवाल है और मैं ही इसे यूट्यूब पर पहली बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए लास्ट तक देखना डेफिनेटली मजा आएगा। कहानी की शुरुआत में हम फ्रांस में स्थित ब्रिटिश एम्बेसी को देखते हैं, जहां पर रंगारंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। इसी प्रोग्राम में शामिल होने फ्रांस के रक्षा मंत्री आने वाले हैं। यहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट है, पर उन्हें इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं कि आतंकवादी एम्बेसी में घुस चुके हैं। कोई जोकर के भेष में तो कोई वेटर तो कोई सिक्योरिटी गार्ड बना हुआ है। इतने में फ्रांस के रक्षा मंत्री भी आ पहुंचे, जिसके बाद प्रोग्राम शुरू किया गया। सभी पार्टी एंजॉय कर ही रहे थे, तभी जोकर ने एक डांसर को गोली मार दिया। अगले ही पल आतंकवादी हर खिड़की से हवाई फायरिंग शुरू कर दिए। देखते ही देखते वहां अफरा तफरी मच गई। रक्षा मंत्री के बॉडीगार्ड विंसेंट ने उन्हें तुरंत खबर किया और 2-3 को एक झटके में ही निपटा दिया। किसी तरह वे इस पार्टी हाल से सुरक्षित भाग तो निकले, लेकिन बाहर जाना भी सुरक्षित नहीं था। आतंकवादी एम्बेसी के चप्पे चप्पे पर असला वगैरह लेकर तैनात थे। सभी लोगों को हॉस्टेज बनाने के बाद इन आतंकवादियों का सरगना सामने आता है, जिसका नाम था जेकब पियर्स। असल में वो यहाँ रक्षा मंत्री के लिए आया था, पर वो इन हॉस्टेजेस के बीच नहीं थे। तभी पियर्स की नज़र MI6 स्टेशन के हेड रोवन अलेक्जेंडर पर पड़ी। ये दोनों एक दूसरे को भली भांति जानते थे। रोवन ने उससे उसका डिमांड पूछा। उसका एक ही डिमांड था। फ्रांस के रक्षा मंत्री उसके सामने आए, फिर आगे की बात होगी। यहीं पर एक MI6 की एजेंट भी थी, जो वेशभूषा बदलकर यहाँ के फूड डिपार्टमेंट में HR के पद पे कार्यरत थी। जोकर को अपनी तरफ आते देख वो सतर्क हो गई और मौका मिलते ही उस पर झपट पड़ी। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गया। काफी मशक्कत के बाद उसने जोकर को मार डाला। दूसरी तरफ विंसेंट फंस चुका था। जब तक वो एक से निपटता, उतनी देर में वे रक्षा मंत्री को बंदी बना लिए। उन्हें तुरंत पियर्स के सामने लाया गया, तो वही विंसेंट अपनी जान के लिए जद्दोजहद में लगा था। तभी MI6 के उस एजेंट ने उस टकले का सर फोड़कर विंसेंट को बचा लिया। इस लेडी एजेंट का नाम था ज़ारा अग्निहोत्री। वैसे वे दोनों एक दूसरे को जानते तो नहीं थे, पर दोनों की अब एक ही मंजिल थी, हॉस्टेजेस को छुड़ाना और मिनिस्टर को बचाना। बाहर पुलिस वाले भी आ चुके थे और इस एम्बेसी को चारों तरफ से घेर लिया गया था। अब तक इन्हें तकरीबन 100 लोगों के बंधक होने की भी खबर मिली थी। उधर पियर्स बताना शुरू कर चुका था कि वो ये सब क्यों कर रहा है। किसी जमाने में वो भी इस देश यानी फ्रांस का वफादार हुआ करता था। अफगानिस्तान में रहकर उसके और उसके बटालियन ने तालिबानियों से अनगिनत लड़ाइयाँ लड़ी, मगर उनकी अपनी गवर्नमेंट ने उन्हें धोखा दिया। जिंदगी भर के लिए तालिबान के जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिए, जहां उसके शरीर के साथ खिलवाड़ किया गया। उसके साथियों को मार दिया गया, जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं थी। वो जेल में हर पल यही सोचता था कि जिन्होंने उन्हें तालिबान के जेल में मरने के लिए छोड़ दिया, बाहर आने के बाद वो उनके साथ क्या करेगा। 6 साल बाद वो किसी तरह जेल से भाग निकला और अब वो यहाँ पर है। रक्षा मंत्री उसे मुंह मांगा रकम देने का झांसा दिए, जिसके अगले ही पल पियर्स ने MI6 के हेड को शूट कर दिया। असल में वो यहाँ पैसों के लिए नहीं, बल्कि अपने जख्मों का हिसाब लेने आया था। जब बारी रक्षा मंत्री की आई तो उनकी पैंट गिल्ली हो गई। दूसरी ओर ज़ारा और विंसेंट दबे पांव इस पार्टी हाल के करीब आ पहुंचे थे। मिनिस्टर ठीक उनके सामने ही थे। उनके साथ एक वेटर भी था, जिसे विंसेंट ने गोली चलने पर लाइट कट करने का काम दिया। ज़ारा 5 की गिनती पर सामान उछालकर जैसे ही उनका ध्यान भटकाई, अगले ही पल विंसेंट ने पियर्स को शूट कर दिया। हालांकि वो गोली उसके हाथों को छूकर निकल गई। गोली की आवाज सुनते ही बाहर से पुलिस वाले धावा बोल दिए। स्नाइपर्स को भी शूट करने की इजाजत मिल गई। बाजी पलटते देख पियर्स और उसके साथ ही प्लान भी शुरू किए, जबकि विंसेंट रक्षा मंत्री को लेकर सुरक्षित निकल गया। इतने देर में पुलिस वाले पूरे हॉल को छाप लिए। ज़ारा को सरेंडर करना पड़ा, नहीं तो वो उसको आतंकवादी समझ वही ठोक दिए होते। वही पियर्स धमाका करके टनल के रास्ते फरार हो गया। आखिर कौन है ये जेकब पियर्स? रक्षा मंत्री ने बताया कि वो फॉरेन लीजन फोर्स में एक कैप्टन था। उसकी कंपनी सदर्न अफगानिस्तान में तैनात थी। वे लोग बहुत जालिम थे। इन लोगों ने न सिर्फ तालिबानियों को अफगानिस्तान से भगाया, बल्कि वहां पर पानी और बिजली पर भी कब्जा किए। अफगान सरकार इनको अपने सर आंखों पर बिठा कर रखते थे। अफगानियों को इनसे बहुत प्यार था। रोवन वहां MI6 का स्टेशन चीफ था। उसे वहां एक तालिबानी कमांडर की जानकारी मिली थी, जिसे मारने के लिए पियर्स और उसके आदमियों को वहां भेजा गया। पता चला कि वो एक जाल था, जिसमें पियर्स और उसके आदमी फंस गए। इनको लगा कि तालिबानी उनको मार चुके होंगे, इसलिए इन्होंने उनकी खोज खबर नहीं ली। इन्हीं सब बातों के बीच मिनिस्टर की बेटी क्लोई भी आ पहुंची। वो काफी घबराई हुई थी, पर अब सब कुछ ठीक था। उसकी तरह विंसेंट की गर्लफ्रेंड तथा ज़ारा की दोस्त भी उनकी खोज खबर लेने के लिए परेशान थे।
हालांकि जारा की दोस्त ये नहीं जानती थी कि जारा MI6 की एजेंट है। खैर, अब तक तो सब ठीक ही था, मगर आगे का कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पियर्स इनके और इनके सगे संबंधियों का बहुत बुरा हाल करने वाला है। अगली सुबह हम विंसेंट के गर्लफ्रेंड को देखते हैं, जो फ्रांस की प्रेसिडेंट है। हालांकि रक्त रिलेशन वाली बात उन्होंने गुप्त रखा है। ब्रिटिश एम्बेसी पर हमले की कड़ी निंदा करते हुए उन्होंने देशवासियों को सूचित किया कि वो उन आतंकवादियों से डरने नहीं वाले। फ्रांस और ब्रिटिश सरकार इस मसले पर मिलकर काम कर रहे हैं। उन आतंकवादियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इस मसले को सुलझाने के लिए एक टास्क फोर्स भी गठित किया जा चुका था, जिसको काउंटर टेररिज्म के हेड मिस्टर मैंटिस गार्नियर लीड कर रहे थे। जारा उनसे मिलकर बताई कि वो MI6 से है। याद दिलाते चले कि MI6 ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी है। जारा को यहाँ इस फ्रांस के DGSE खुफिया एजेंसी के हेडक्वार्टर पर इनवाइट किया गया है। तो क्या एक ब्रिटिश एजेंट फ्रांस के टास्क फोर्स के साथ मिलकर पियर्स को पकड़ पाएगी? वैसे उन आतंकवादियों में से वो एक को पहचानती थी, क्योंकि वो पिछले 6 महीने से एम्बेसी में सिक्योरिटी गार्ड था। जिसका मतलब तो यही हुआ कि वे इस हमले की प्लानिंग पिछले 6 महीने से भी पहले से कर रहे थे। यही नहीं, एक लेडी कमांडेंट फ्रेया को छोड़ सारे के सारे पियर्स के साथ फॉरेन लीजन में थे, यानी सब के सब आर्मी वाले थे। पर उन्हें इतने सारे गन्स पेरिस के अंदर मिले कैसे? उन्होंने जो गन इस्तेमाल किए उनके सीरियल नंबर मिटा दिए गए थे। किसी तरह फोरेंसिक वाले एक सीरियल नंबर रिकवर कर पाए, जिससे उनके गन सप्लायर का पता चला है, जिसका नाम था करीम हसन। अगर वो इनके हाथ लग जाए तो शायद पियर्स की लोकेशन पता चल सकता है। इधर घबराए हुए मिनिस्टर अपने एक साथी पास्कल मूलिंग को भी सतर्क किए, क्योंकि इन्होंने जो घिनौना काम पियर्स के साथ करा था उससे जुड़े वो हर आदमी को मारना चाहता है। इसीलिए मिनिस्टर ने अपनी बेटी क्लोई को भी पेरिस से बाहर भेजने का इंतजाम कर दिया है। वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी है। तभी बीच रास्ते में अचानक उनके सामने वाली गाड़ी रुकी, जिसमें से कुछ हथियार बंद नकाबपोश बाहर निकले। पलक झपकते ही उन्होंने क्लोई के सिक्योरिटीज और ड्राइवर को मार डाला। क्लोई ने बचने का प्रयास किया, मगर ये काफी नहीं था। वे गाड़ी के अंदर स्मोक करके उसे किडनैप कर ले गए। कुछ देर बाद क्लोई ने अपने डैड को वीडियो कॉल किया। पता चला कि वो क्लोई नहीं बल्कि पियर्स था, जिसने क्लोई को किडनैप कर लिया था। अपनी बेटी को बचाने के लिए डिफेंस मिनिस्टर कुछ भी करने को तैयार थे। पियर्स ने कहा कि तुम खुद को गोली मार लो। मिनिस्टर ठीक वैसा ही किए। जब तक विंसेंट दरवाजा तोड़कर अंदर आता बहुत देर हो चुका था। पियर्स वीडियो कॉल पर ही था। उसने क्लोई का पता बताकर फोन काट दिया। अगले ही पल पेरिस पुलिस ने उस जगह पर छापा मारा। इन्हें क्लोई वही मिली जहां उसने बताया था। वो बिल्कुल सही सलामत थी। इसका मतलब तो यही हुआ कि पियर्स सिर्फ अपने टारगेट को ही मार रहा है। अगले दिन तक इन्हें पेरिस के उस गन डीलर करीम हसन की खबर मिल चुकी थी, जिसने एम्बेसी पर हमला करने के लिए पियर्स के आर्मी को गन सप्लाई किया था। विंसेंट ने उसे पकड़ने के लिए बाथरूम तक पीछा किया, जहां उनके बीच हाथापाई शुरू हो गई। उसने विंसेंट को उठाकर पटक दिया, उसकी बैंड बजा दी, यहाँ तक कि उसके हाथ गन लगने वाला था। इसलिए विंसेंट को उसे गोली मारना पड़ा। मतलब कि इनके पास जो पियर्स तक पहुंचने का लीड था, अब वो भी नहीं रहा। दूसरी तरफ हम पास्कल मूलिन को देखते हैं। ये वही है जिनको डिफेंस मिनिस्टर ने सतर्क किया था। मूलिन की बात करें तो उनकी कंपनी गन वगैरह मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिनकी सप्लाई देश विदेशों में होता है। उनके ऑफिस के ठीक पीछे पियर्स का एक स्नाइपर पोजीशन ले चुका था। तभी मूलिन का बॉडीगार्ड आकर बताया कि पियर्स उनसे बात करना चाहता है। बात किए तो पियर्स ने उनसे 100 मिलियन यूरोस की फिरौती का डिमांड किया, क्योंकि उसे पता है कि वो अफगानिस्तान वगैरह में हथियार सप्लाई करके मोटा पैसा बनाए है। उसने एक लिंक भेजा था जिस पर उनको पैसे भेजने हैं। अगर वो पैसे नहीं भेजते तो एक एक करके उनके करीबी मारे जाएंगे। मुलान उसके गिदड़ भभकियों से डरने वाले नहीं थे। इतने में उस स्नाइपर ने मुलीन के बॉडीगार्ड को टपका दिया। इसके कुछ घंटे बाद मुलीन के एक और करीबी को मार दिया गया। विंसेंट को समझ नहीं आ रहा था कि पियर्स आखिर मुलीन के पीछे क्यों पड़ा है। टास्क फोर्स के हेड मैंटिस गार्नियर ने बताया कि मूलिन की कंपनी का अफगान गवर्नमेंट के साथ हथियार सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट था। मामला अच्छा चल रहा था। एक रोज एक अफगानी मंत्री ने कुछ पैसों का घोटाला कर दिया जो किसी अस्पताल को मिलने थे। पियर्स ने उस मंत्री को बंदी बना लिया और तब तक कैद रखा जब तक कि घोटाले के पैसे उन अस्पतालों तक पहुंच नहीं गए। पियर्स के चलते अफगान के जो करप्ट पॉलिटिशियंस थे वो नाराज हो गए और मूलिन से हथियारों का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहते थे। इसलिए मूलिन ने पियर्स को रास्ते से हटाने के लिए रक्षा मंत्री के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। उसने रक्षा मंत्री फिलिप के पॉलिटिकल पार्टी को मोटा चंदा दिया, जिसके बाद पियर्स और उसके 23 जवानों को गलत इन्फॉर्मेशन देकर फंसा दिया गया। तालिबानियों ने उसके 23 जवानों को मौत के घाट उतार दिया,
जबकि पियर्स को यातना देने के लिए जिंदा रखे। हालांकि फिलिप ने रिश्वत वाली बात कभी स्वीकारा नहीं और ये बात दबा दी गई। दूसरी तरफ पियर्स के लोग पता नहीं कैसे सैटेलाइट हैक कर लिए थे। पियर्स टीवी के हर एक चैनल पे छाया हुआ था। उसने साफ तौर पर फ्रांस वासियों को संबोधित किया कि पॉलिटिकल फायदे के चलते उसके 23 जवानों को गलत इन्फॉर्मेशन देकर तालिबानियों को सौंप दिया गया। उसके सभी जवान मारे गए। इस न्यूज से पूरे फ्रांस में तहलका मच चुका था। पियर्स को जनता की सहानुभूति मिलने लगी थी। इस बात से राष्ट्रपति तक परेशान हो गई, क्योंकि पियर्स ने अपनी बात साबित कर दी तो उनकी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। उधर मूलिन का बेटा घर में रह रहकर परेशान हो चुका था। ऊपर से उसकी गर्लफ्रेंड अलग ही मिलने की जिद कर रही थी। जैसे ही मौका मिला वो घर से भाग निकला। पियर्स उनके घर की तो रेकी करवा ही रहा था। उसका स्नाइपर मूलिन के बेटे के पीछे लग चुका था। विंसेंट और जारा को जैसे ही इसकी खबर मिली, वो मूलिन के बेटे को ढूंढकर उस स्नाइपर से बचा लिए। वो स्नाइपर विंसेंट के हाथों मारा गया। आज तो किस्मत ने साथ दिया तो उनका बेटा बच गया, पर ऐसा कब तक चलते रहेगा? इसीलिए मूलिन ने 100 मिलियन यूरोस पियर्स के भेजे गए लिंक पर ट्रांसफर कर दिए। दूसरी तरफ हम पियर्स को देखते हैं जिसके हाथों में एक फैमिली फोटो है। तो क्या उसके फैमिली के साथ भी कुछ हुआ था? असल में पियर्स जब तालिबानियों के जेल से भागा था तो जाकर पाकिस्तान में पनाह लिया था। उसके साथ उसका पूरा परिवार था। ये बात अभी अभी मैंटिस गार्नियर को अमेरिकी CIA एजेंसी से बात करने पर पता चली। पियर्स की एक पत्नी और 3 बेटे बेटियां थे जिन्हें किसी ने कार में बम फिट करके मरवा दिया। हालांकि वो बम पियर्स के लिए लगाया गया था, मगर वो कार में नहीं था। इस बम ब्लास्ट के पीछे कौन था ये CIA को भी नहीं पता। कभी कभी पियर्स यही सोचता कि अगर वो अपनी पत्नी के जिद पर मार्केट चला गया होता तो उसकी कहानी वही खत्म हो चुकी होती। मगर ईश्वर ने उसे कुछ सोचकर ही जिंदा रखा है। अगले ही पल उन्होंने मूलिन के सिक्योरिटी हेड को मार डाला। दिन दहाड़े उसके घर में घुसकर मूलिन को अगवा कर लिए। फिर उसी के दिए 100 मिलियन यूरोस की चिता बनाकर उसे उसी में खाक कर दिए। ये दूसरों के लिए मिसाल था, ताकि लोग समझ सकें कि ये लालच की नहीं, उनके सम्मान और उनके लोगों के बलिदान की जंग है। पियर्स का अगला शिकार वो शख्स बना जिसने उसके गाड़ी के अंदर बम लगाया था। ये डुवल नामी शख्स फ्रांस की खुफिया एजेंसी DGSE का एक एजेंट था, जिसे बताया गया था कि पियर्स अलकायदा को हथियार सप्लाई करता है। इसीलिए उसने इस मिशन को अंजाम दिया। लेकिन काफी देर तक जद्दोजहद करने के बाद भी वो नहीं बता पाया कि बम लगाने के लिए उसे किसने ऑर्डर दिया था। वो उस आदमी का सिर्फ कोड वर्ड जानता था। जब तक विंसेंट और जारा यहाँ पहुंचते, पियर्स अपना काम करके जा चुका था। दिन ब दिन हो रहे मौंतों के चलते अब देश की उच्च सिक्योरिटी सर्विसेज भी DGSE से कोऑपरेट करने को तैयार हो चुके थे। उन्होंने मैंटिस को उस शख्स का नाम बता दिया है जिसने डुवाल को पियर्स की गाड़ी में बम रखने को कहा था। इससे पहले कि पर्स उन तक पहुंचे, इन्हें उनको आगाह करना होगा। उनका नाम था बीट्रिस, जो कि अब DGSE से रिटायरमेंट ले चुकी है। उन्हें उस पियर्स नामी खतरे के बारे में पता चला। वैसे वो निश्चिंत थी, क्योंकि डुवाल इनकी पहचान नहीं बल्कि सिर्फ कोड वर्ड जानता था। कुछ देर बाद इन्हें DGSE वाले उठा ले गए। दूसरी तरफ पियर्स अपनी बड़ी बेटी एलिना से बात करने के बाद एक और वीडियो रिलीज किया। ये वीडियो वो DGSE के सारे कर्मचारियों को भेजा, जिसमें वो बता रहा था कि 2 साल पहले एक्सटर्नल सिक्योरिटी एजेंसी DGSE के ऑपरेटिव ने उसके कार के नीचे बम लगवाया था। उस ऑपरेशन में जो भी शामिल थे, सिर्फ उन सब का नाम चाहिए। जो भी उनका नाम बताएगा उसे 50 लाख यूरोस मिलेंगे। जिसको बताना है वो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करे। भाई साहब, इतने पैसों के लिए तो कईयों का ईमान डगमगा जाएगा। बीट्रिस को तुरंत अंडरग्राउंड कर दिया गया, क्योंकि अगर वो पियर्स के हत्थे चढ़ी तो वो उनसे उन सभी लोगों के नाम उगलवा लेगा जो उसको बर्बाद करने में शामिल थे। ये लोग लाख प्रयत्न कर लिए, लेकिन पियर्स के ठिकाने का पता नहीं चल सका। आखिरकार जारा को एक आइडिया सूझी। अगर वो किसी को पियर्स का खबरी बनाकर उस ऑपरेशन में जो शामिल थे उनका नाम देने के बहाने भेजे तो पियर्स को पकड़ा जा सकता है। बीट्रिस इसके लिए तैयार हो गई, क्योंकि उनके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम था। वो कुछ ही दिनों की मेहमान थी, तो सोची कि जाने से पहले बेटे के लिए 50 लाख यूरोस का इंतजाम करती जाए। वैसे भी पार्स उनको पहचानता नहीं है, तो कुछ गड़बड़ नहीं होगा। ये बात हाई कमान तक पहुंची, जिसके बाद इन्हें इस प्लान को एग्जीक्यूट करने की परमिशन मिल गई। पूरा मामला सेट कर ये बीट्रिस के दिल में लगे पेसमेकर से उन पर नजर रख रहे थे। बीट्रिस के मैसेज करने के तुरंत बाद पियर्स का कॉल आया। उसके सवाल पर बीट्रिस ने बताया कि वो डुवाल की हैंडलर रह चुकी है। उन्हें उस शख्स का नाम पता है जिसने उस ऑपरेशन की मंजूरी दी थी। वैसे पियर्स इतना तो बेवकूफ नहीं था कि किसी के भी बातों में आकर 50 मिलियन यूरोस ऐसे ही ट्रांसफर कर दे। इसलिए वो इस डील के लिए एक जगह मीटिंग फिक्स किए, जिसकी जानकारी फोन कट करते ही उन्हें मिल गई।
उन्होंने अपने बेटे के नाम पर एक सीक्रेट अकाउंट भी खुलवा लिया था, जिसकी जानकारी वो अपने बेटे को दी और बताई कि वो तो जिंदगी भर अपने काम में व्यस्त रही, उसके किसी काम नहीं आई, पर ये पैसे उसके जरूर काम आएंगे। हालांकि उनका बेटा उनसे पैसे लेने को तैयार नहीं था, लेकिन जब उसे उनकी बीमारी के बारे में पता चला तो वो भी मना नहीं कर सका। बेटे से बात करने के बाद वो उस मैसेज वाली जगह पर पहुंची जहां फ्रेगा उनके आने का पहले से ही वेट कर रही थी। उसने बीट्रिस से उनका फोन ले लिया और बाकायदा चेक की, लेकिन कोई ट्रैकर वगैरह नहीं मिला और मशीन उनके पेसमेकर को भी डिटेक्ट नहीं कर सका। बीट्रिस ये बात पहले से ही जानती थी। चेक करने के बाद 10 मिनट के लिए उन्हें यही रुकना था, फिर टॉयलेट से बाहर निकलकर बस नंबर 30 पकड़ना था। बीट्रिस ने ठीक वैसा ही किया। पियर्स के लोग हर पल उन पर नजर बनाए हुए थे कि कहीं कोई बीट्रिस का पीछा तो नहीं कर रहा। इसी बात का ध्यान रखते हुए विंसेंट और उनकी पूरी यूनिट बस से 100 मीटर की दूरी पर थे। कुछ दूर जाने के बाद डीजीएससी का एक एजेंट बस में चढ़ा। बस जैसे ही टनल में प्रवेश की, पियर्स के एक आदमी ने टनल के बाहर एक्सीडेंट करके ट्रैफिक जाम करवा दिया। उसी बस में फ्रिया और पियर्स भी बैठे थे। उन्होंने पहले बीट्रिस का बैंक डिटेल्स मांगा, फिर पैसे ट्रांसफर कर दिए। अब तक उस एजेंट को खबर लग चुका था कि पियर्स बस के अंदर है। खबर मिलते ही ज़ारा और विंसेंट चौकन्ने हो गए। इतने में उस एजेंट ने पियर्स को मारने के लिए जैसे ही गन निकाला, अगले पल मारा गया। अब उन्हें पता है कि ये एक ट्रैप है, पर इसके लिए वो पहले से तैयारी करके आए थे। देखते ही देखते दोनों गुटों में गोलीबारी शुरू हो गई। पियर्स ने उस शख्स का नाम जानने के लिए बीट्रिस पर गन पॉइंट कर लिया, मगर वो उसका पैसा हजम करने के बाद बात से पलट गई। उन्हें मौत का भी भय नहीं था। उनका मुंह खुलवाने के लिए पियर्स ने एक गर्भवती महिला पर गन पॉइंट कर लिया। बस के बाहर टास्क फोर्स वाले अभी भी जद्दोजहद में लगे थे, लेकिन कुछ न हो सका। अगर वे यहाँ फंस भी जाए तो कैसे निकलेंगे? उनका ये प्लान पहले से ही रेडी था, जिसके तहत पियर्स उनके आंखों के सामने से निकल गया। वो बीट्रिस को भी गोली मार गया था। यही नहीं, बीट्रिस ने उस गर्भवती महिला को बचाने के लिए मुंह भी खोल चुकी थी कि उस बम ब्लास्ट के पीछे राष्ट्रपति जूलियट लेवेस्क का हाथ था। ये बताकर वो मर गई। वैसे राष्ट्रपति देश का सबसे प्रोटेक्टेड पर्सन होता है। पावर्स उनके आसपास भी नहीं भटक पाएगा। इन्हें ऐसा लग तो रहा था, अंदर से भय भी था कि वो सनकी कुछ भी कर सकता है। रात को ये न्यूज लेकर विंसेंट राष्ट्रपति के रूम पर पहुंचा। बताया कि वो पियर्स के कार में बम ब्लास्ट करवाने वाले शख्स को जान चुका है, और ये बात अब पियर्स को भी पता है। प्रेसिडेंट सहम गई, क्योंकि अगर ये बात सामने आती कि रक्षा मंत्री फिलिप और मूलिन ने पियर्स और उसके बटालियन को धोखे से तालिबानियों को सौंप दिया था, तो इनकी सरकार गिर जाती। जेल से भागने के बाद पियर्स इनके लिए खतरा बन सकता था, इसीलिए प्रेसिडेंट ने उसे मरवाने की मंजूरी दी। अपनी गर्लफ्रेंड को पहली बार इस अवतार में देख विंसेंट हैरान था। उसे लगता था कि वो सिर्फ बाबू सोना जादू टोना ही जानती है, मगर वो तो पक्का राजनीतिज्ञ निकली। उधर पियर्स प्रेसिडेंट तक पहुंचने के जुगाड़ में लग चुका था, जिसके तहत ओरली एयरपोर्ट के एक लेडी क्लीनर के साथ 60 गार्ड भी बैठा चुका था। वो क्लीनर क्लीन करने के बहाने एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में दाखिल हुई, फिर चुपके से उनके सिस्टम में वायरस डालकर निकल गई। इसके कुछ देर बाद पियर्स के हैकर ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को हैक कर लिया। एक एरोप्लेन जो किसी कंपनी के लिए यूरेनियम लेकर जा रहा था, ये उसी को हाईजैक करने के फिराक में थे। अगले पल सारे ट्रांसपॉन्डर बंद कर दिए सिवाय एक के, जिससे पूरे कंट्रोल रूम में हड़कंप मच गया। मतलब एक को छोड़कर जितने भी एयरप्लेन ओरली एयर ट्रैफिक कंट्रोल के संपर्क में थे, वे अब राम भरोसे फ्लाई कर रहे हैं। इतने में उस यूरेनियम वाले प्लेन के नजदीक से एक एयरक्राफ्ट निकला तो पायलट्स का कलेजा दहल उठा। उन्हें तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग करने का आदेश मिला। उनके सबसे नजदीक सेंट सुबरोस था, जहां पर वे लैंड करने वाले थे। मतलब ये पूरा प्लान पियर्स का था। यहाँ बैठे बैठे वो एयरप्लेन को वही लैंड करवाया जहां वो चाहता था। इत्तेफाक से ज़ारा और विंसेंट को इसी टाइम एक और बंदे की जानकारी मिली जो एम्बेसी पर हुए हमले में शामिल था। वो उसी प्राइवेट रनवे का मालिक था जहां यूरेनियम वाली प्लेन लैंड करने वाली थी। ये वहां पहुंचे तो पियर्स और उनके आदमी हैरान थे, पर वे तब तक रुके रहे जब तक कि प्लेन लैंड नहीं हो जाता। प्लेन जैसे ही लैंड हुआ, यूरेनियम के साथ जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो विंसेंट पर गन पॉइंट कर लिए। विंसेंट ने उन्हें अपना पहचान बताया। तभी पियर्स और उसके लोगों ने उन पर हमला कर दिया। ज़ारा भी पकड़ी गई। यहीं पर विंसेंट को पता चला कि इस जहाज के अंदर यूरेनियम है। शायद इसी के पीछे पियर्स पड़ा है। ये यहाँ से निकलने की तैयारी में थे, मगर अचानक प्लेन रुक गई। दरअसल पियर्स प्लेन के सामने खड़ा था। उसने कैप्टन को फोन करके हड़काना शुरू किया कि उनकी पत्नी और बेटे उसके एक स्नाइपर के निशाने पर है। बाकायदा उसने उनके परिवार की पूरी जन्म कुंडली निकाल कर रख दी। आखिरकार कैप्टन डरकर प्लेन उनके हवाले कर दिए। विंसेंट को भी बंदी बना लिया गया। हालांकि वे चाहते तो उन्हें मार भी सकते थे,
लेकिन आगे इनकी जरूरत पड़ सकती थी, इसलिए बचकर निकलने तक इन्हें अपने एक आदमी के हवाले कर दिए। फिर यूरेनियम कंटेनर को सुरक्षित निकालकर बैंक में रख ही रहे थे। इतने में ज़ारा ने फुर्ती दिखाई और उस आदमी पर टूट पड़ी, लेकिन इसका भी कुछ फायदा नहीं हुआ। फ्रेया और पियर्स यूरेनियम लेकर प्लेन से कूद गए। आखिर पियर्स का यूरेनियम चुराने के पीछे मकसद क्या है? इस यूरेनियम के जरिए वो कैसे प्रेसिडेंट तक पहुंचेगा? जानने के लिए देखते रहिए।